हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। और आज के लेक्चर के अंदर हम इन तीन चीज़ों को समझने वाले हैं और इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बीकॉम में खास करके या बीबीए में फर्स्ट ईयर में इनके ऊपर एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अकाउंटिंग को समझने के लिए। तो तीन चीज़ें क्या क्या है। एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि लेखांकन, हिंदी में भी लिख देता हूँ लेखांकन परंपराएं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और आपको भी थोड़ा इसमें फायदा होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणाएं। ठीक है, और लास्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन सिद्धांत। सबसे पहले बता दूं, ये तीनों के तीनों अलग हैं। ये तीनों चीजें सेम नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इन तीनों में बहुत डिफरेंस है और ये तीनों चीजें अलग हैं और इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। कई लोग इन तीनों को एक मान लेते हैं, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप तो एक नहीं मानेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन परंपराएं, लेखांकन अवधारणाएं, लेखांकन सिद्धांत। तो एक बार हम क्या करते हैं, लेखांकन को रहने देते हैं, अकाउंटिंग को रहने देते हैं। हम ओनली बात कर लेते हैं कन्वेंशंस यानी कि परंपरा की, ओनली बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा की, ओनली बात कर लेते हैं प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत की। कि अकाउंटिंग छोड़ो, ओनली अगर नॉर्मली बात करें कि जो भी कन्वेंशंस है, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। यानी कि जो परंपराएं होती है, जो अवधारणाएं होती है, जो सिद्धांत होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर हम उसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो चीज हमें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेंशंस यानी कि परंपराएं क्या होती है। देखो, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा चलन में है तो वो धीरे धीरे परंपरा का रूप ले लेती है। चाहे हमारी अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, है ना। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो शुरू में कभी ना कभी तो स्टार्ट हुए होंगे और धीरे धीरे वो चलन में इतने बढ़ गए कि वो परंपरा का रूप ले लिया, उसने कन्वेंशंस का रूप ले लिया। चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कल्चर हो हमारा, है ना, वो सब का सब किसी न किसी परंपरा से स्टार्ट हुआ है। चाहे वो छोटी सी बात ले लें, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, कभी ना कभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा, किसी ने किया होगा और धीरे धीरे इसने परंपरा का रूप ले लिया, लोग इसको अपनाने लग गए। जैसे कि रक्षाबंधन, तो उसमें राखी बांधी जाती है रक्षाबंधन के दिन, तो वो जो है एक परंपरा थी यानी कि कन्वेंशन है और धीरे धीरे उसने सब लोग उसको अपनाने लग गए और उसने। तो ऐसे कैसे, जैसे हम भगवान को याद करते हैं ना, कोई भगवान को अलग अलग धर्म के अनुसार, तो वो अब भगवान को मानते तो सब है कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन जो लोग मानते हैं कि भगवान है, अर्थ चला उसी के ऊपर पूरा ये ब्रह्मांड चलता है, तो वो लोग भी भगवान को याद करने का जो उनका तरीका है वो कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या जो भी धर्म हो, सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है भगवान को याद करने का। लेकिन वो जब भगवान को याद करते हैं तो किसी न किसी ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसने परंपरा का रूप ले लिया, वो कन्वेंशंस बन गया। और फिर जब ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है, कुछ भी ऐसा स्टार्ट होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि परंपरा क्या है कि कहीं भी बाहर घूमने जाएंगे, घर में कहीं भी फंक्शन होगा, किसी दिन नए कपड़े लेके आ गए, कोई नया प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई नई कार ले ली, कोई नया मोटरसाइकिल ले लिया, उसको स्टेटस पे लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक परंपरा बनती जाती है कि उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपना स्टेटस दिखाने के लिए लगा लेते हैं, यानी कि उसको सबको दिखाना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी परंपराएं होती है जो शुरू में स्टार्ट होती है, उसमें से कुछ परंपराएं थोड़े टाइम तक चलती है और फिर खत्म हो जाती है, और कुछ परंपराएं जो हैं वो आगे जाके अवधारणा बन जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाती है कि अब ऐसा करना जरूरी है कि जो ब्रदर है, सिस्टर जो है वो ब्रदर को राखी बांधेगी, ये एक परंपरा बन गई। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि रक्षाबंधन के लिए जितनी भी सिस्टर्स है वो ब्रदर को क्या बांधेगी, राखी बांधेगी। और उससे होगा क्या, उससे ब्रदर की लंबी आयु होगी और उस राखी के बदले में ब्रदर जो है सिस्टर की सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। मतलब ये चीज कॉन्सेप्ट बन गया ये पूरा का पूरा। तो ये इसने कॉन्सेप्ट का, इसका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए
शुरू में किसी लेडीज ने व्रत रखा होगा अपने पति के लिए, है ना, पति परमेश्वर के लिए, और फिर पति परमेश्वर, ठीक है, रखा होगा, और उसके बाद में क्या हुआ होगा, धीरे 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 उस परंपरा पूरी फैल गई, चलन में आ गई, और उसने एक कॉन्सेप्ट का रूप ले लिया, उसने अवधारणा का रूप ले लिया कि करवा चौथ के दिन या तीज के दिन, मारवाड़ियों में देखे तो, कि पति की लंबी उम्र के लिए जो पत्नी वाइफ्स होती है वो क्या रखती है, वाइफ जो होती है वो व्रत रखती है, इससे पति की क्या होगी, लंबी आयु होगी। क्या इसका कोई प्रमाण है, कोई सर्टिफिकेट देगा कि अगर व्रत रख लिया तो अब लंबी आयु हो गई? इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जो अवधारणाएं होती है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, लेकिन वो चलन में इतनी होती है कि बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, उसको अपनाते हैं, और जो फिर वो परंपरा होती है वो धीरे धीरे अवधारणा बन जाती है, यानी कि कन्वेंशन जो है वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहां पे कोई चीज चलन में आती है समाज के अंदर, और फिर वो चलन में आने के बाद में जब पूरी तरीके से फैल जाती है और लोग उसके साथ में कुछ नई चीजें जोड़ देते हैं, तो वो बन जाती है अवधारणा, कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट का भी कोई सबूत नहीं है, बस सभी लोग उसको यूज करते हैं और वो सही होती है, उसी से उस चीज से किसी को नुकसान नहीं होता है। और फिर धीरे कुछ लोगों में होता भी है, नुकसान भी होता है, ठीक है। बहुत सारी परंपराएं जो है आगे जाके कॉन्सेप्ट बन जाती है, फिर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए आतुर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो ये डेंजर भी है और इससे कुछ फायदे भी हैं। अब वो तो पर्सपेक्टिव क्या है किसका, वो जब उस बंदे ने स्टार्ट किया था क्या सोच के किया था, ठीक है, वो चीज है। तो अब फिर क्या होता है, जो वो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आगे जाके क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। फिर ये जब सिद्धांत बन जाता है, जो भी परंपरा, जो भी कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट बनता है, और कॉन्सेप्ट के बाद में यानी कि अवधारणा के बाद में जब वो सिद्धांत बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, फिर सब लोग उसको मानते हैं और फिर वो उसको मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, सब लोग उसको मानते हैं, अपनाते हैं, और फिर एक चलन ही ऐसा हो जाता है, सिद्धांत बन जाता है, प्रिंसिपल की इसको फॉलो करना ही करना है, बस वो वाली बात हो जाती है। भले ही वो उनको पता नहीं है कि ये कैसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके क्या सबूत है, कैसे ये परंपरा स्टार्ट हुई थी, उसको नहीं देखते हैं वो गया छोड़ो, अभी तो ये सिद्धांत है ना, हाँ इसको अपनाएंगे अपनाएंगे, इसको मानेंगे ही मानेंगे। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में जो परंपराएं होती है, कन्वेंशंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि अवधारणा होती है, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बन जाता है, पहले कोई एक परंपरा होती है, कन्वेंशंस होता है, फिर उससे कॉन्सेप्ट बनते हैं, अवधारणाएं बनती है, और फिर वो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। पर हम साइकोलॉजी में ज्यादा नहीं जाएंगे, अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग पर। हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी नहीं है, ओके। अब यहां हम देख रहे हैं कन्वेंशंस कौन से, अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो बहुत सारे कन्वेंशंस है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अकाउंटिंग भी तो कभी ना कभी स्टार्ट हुई होगी, तो कुछ ना कुछ परंपराओं के साथ में हुई होगी, फिर उन परंपराओं से, उन कन्वेंशन से स्टार्ट हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आए, और उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए, और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम यूज करके अकाउंटिंग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम इन्हें यूज करते हैं अकाउंटिंग करते टाइम। लेकिन ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग सिद्धांत, लेखांकन सिद्धांत कहां से आए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणा कहां से आई, अकाउंटिंग कन्वेंशन से, यानी कि परंपराओं से। परंपराएं चलन में थी, लोग उसको यूज करने लग गए, फिर बिना कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसने कॉन्सेप्ट का रूप ले लिया और फिर वो सिद्धांत बन गया। तो अब हम यहां पर देखने वाले, तीनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी होती है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, और फिर अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे हम लेखांकन सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और वो क्या है। पर ये साइकिल जो है वो इस तरीके से, इससे बना है ये, है ना, कन्वेंशंस परंपराओं से अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से बनते हैं फिर सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, और फिर उसको सब फॉलो करते हैं। ओके, तो चलिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो इसमें एक होती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाता हूं अच्छे से। एक होती है, सबसे फर्स्ट जो होती है वो होती है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब ये कौन सी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा।
अब ये क्या चीज़ है मैं बस समझाता हूँ, इसके पीछे का बेस भी बताता हूँ और इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 1 महीने बाद में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने वाली है, तो क्या अभी आप खुश होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करोगे इससे ज़्यादा? क्या अभी 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ, तो क्या अभी 1 करोड़ रुपए आपके पास में आ गए, क्या आप उसको खर्च करना स्टार्ट कर दोगे? कोई टेंशन लोगे या ठीक है वेट करोगे, वेट फॉर द लॉटरी, और शायद विश्वास भी नहीं हो, ठीक है देखेंगे। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है होगा तब खर्च करेंगे, देखेंगे, मजे करेंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी खुश रहो, बस बैठे रहो, वेट करो। लेकिन अगर मैं बोल दूं फ्यूचर में आपको इतना लॉस होने वाला है, फ्यूचर में आपके फटका पड़ने वाला और ऐसे ऐसे पड़ने वाला, 10-20 लाख रुपए का लॉस होने वाला है, 1 करोड़ का लॉस होने वाला, अब भी से टेंशन स्टार्ट हो जाएगी कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसकी व्यवस्था अभी से कैसे करूं, उससे कैसे निपटूं, अगर वो लॉस ज्यादा हो गया, कितना हो गया, उसको कम कैसे किया जा सकता है, पैसे की व्यवस्था करनी है, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। आया समझ में? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी कि कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या होता है, बिजनेस के अंदर भी यही माना जाता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड करने की, उस प्रॉफिट की अकाउंटिंग करने की आपको अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसकी अकाउंटिंग अभी करनी पड़ेगी, करंट ईयर में करनी पड़ेगी, चालू वर्ष में करनी पड़ेगी। ये और ऐसा होता भी है, जो भी प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एप्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वो हम प्रोविजन यानी कि फ्यूचर में होने वाले लॉस की व्यवस्था पहले से कर रहे होते हैं, लेकिन कभी प्रॉफिट की प्रोविजन बनाया नहीं। तो बस वो चीज है रूढ़िवादिता की परंपरा। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर है ना। आप अपनी बुक के अंदर तो आपके ये सारे डिटेल में दे ही रखे होंगे, लेकिन आपको वहां पर पढ़ के समझ में नहीं आएंगे, इसलिए टीचर का काम है आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि आप बुक में पढ़ के भी, ये वीडियो देखने के बाद जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, ये अवधारणा बोलती है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फुल डिस्क्लोज करो, फुली डिस्क्लोजर। आपके जो अकाउंटिंग कर रहे हो आप, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट तक, है ना, और उसके जो भी एडजस्टमेंट वगैरह है उनको फुली डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके यूजर्स बहुत होते हैं। सबसे पहले ऑनर यूज करता है उसको, फिर हो सकता है कस्टमर यूज करे, रिसर्चर यूज करे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूज करे, कॉम्पिटिटर यूज करे, गवर्नमेंट यूज करे, हमको लोन देने वाले लोग यूज करे, इन्वेस्टर यूज करते हैं। किसी भी कंपनी कैसी है वो तो उसके फाइनल अकाउंट देख के पता चलेगा ना, तो उसके यूजर्स बहुत सारे होते हैं। तो आपको यूजर्स के साथ धोखा नहीं करना है, ये जो परंपरा है ये बोलती है, ये कन्वेंशन बोलता है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीजें हैं उनको फुली डिस्क्लोज कर दो। ओके, और इससे रिलेटेड आगे प्रिंसिपल भी बने हुए हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आता है आपका फिर मैटेरियलिटी, कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, 3rd नंबर वाले के ऊपर, ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी यानी कि महत्वता की अवधारणा। अब ये क्या है मैं बताता हूं आपको, ये भी बड़ा अच्छा है, इसके नाम से पता नहीं चलता है, थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा। ये मैटेरियलिटी मतलब महत्वता, महत्वता मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ दम हो, मैटीरियल हो जो, है ना, जैसे ये मटेरियल है, वजन हो जिसमें। अब यहां पर मटेरियल का मतलब कोई भी प्रोडक्ट से नहीं है, यहां पर मटेरियल का मतलब है, मैटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो हो, उस चीज को ही रिकॉर्ड करना होता है, उसको अलग से दिखाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एसेट्स बहुत सारी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और खर्चों को कहां दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या अगर हम बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों को भी लिखने लग गए तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो कितनी लंबी हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट कितना लंबा बन जाएगा। आप एक पेंसिल बाय करके आए, आप लिख रहे हो पेंसिल, आप एक शॉर्पनर बाय करके आए, शॉर्पनर, छोटा मोटा 10 रुपए की कुछ चाय लेके आ गए, टी, कॉफी, चिप्स, ऐसा होगा?
क्या 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए के खर्चे जो हैं उनको भी अलग से दिखाएंगे? नहीं, वो मटेरियल नहीं है, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप अगर कोई पेंसिल, पेन, रबर, स्टेशनरी का अगर कोई सामान खरीद के ला रहे हो तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको स्टेशनरी नाम से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से अलग से दिखा दो, सबको साथ में मिला के। जैसे टी, कॉफी, ये जो रोजमर्रा के 10, 20, 5 रुपए के खर्चे हैं, ब्रेकफास्ट, नाश्ता वगैरह, क्या इनको अलग से दिखाना? नहीं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने मटेरियल नहीं है। इन सबको मिलाओ और रेफरेंसमेंट नाम से या फिर अदर एक्सपेंस नाम से दिखा दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो खर्चा, कोई एक्सपेंडिचर या कोई आइटम, कोई एसेट, कोई भी इनकम जो मटेरियल है, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, क्या उसको अलग दिखाएंगे? 1 रुपए का कमीशन मिला, 10 रुपए का कमीशन मिला, नहीं, उसको अदर इनकम में डाल दो। तो कहने का मतलब है ऐसी चीजें जो मटेरियल है, वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसके लिए अलग से उसका नाम के साथ में उस खर्चे को दिखाओ, उस एसेट को दिखाओ, उस आइटम को दिखाओ। लेकिन अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको अलग से हेड देने की जरूरत नहीं है, उन सबको मिला के दिखा दो। ये बोलती है मटेरियलिटी, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी, महत्वता की अवधारणा। ओके, नेक्स्ट आता है आपको कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, अब ये क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पता है संगति या एक रूपता बोल सकते हैं, निरंतरता भी बोलते हैं, लेकिन एक रूपता सही रहेगा हिंदी में, एक रूपता की अवधारणा, कंसिस्टेंसी। ये बोलती है कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, उनमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हो या ये कर सकते हो। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड है, SLM भी है, WDV भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। तो अब दोनों में से आप कौन सा यूज कर रहे हो? आपने बोला हम SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थिर विधि या सीधी रेखा विधि जिसको बोलते हैं, वो यूज करेंगे। तो अब आपको वो ही यूज करना है, ऐसा नहीं करना है 1 साल वो कर लिया, दूसरे साल WDV पे आ गए, तीसरे साल, ऐसे नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, एक रूपता रखनी है। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हो, फिर उसको ही यूज करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर लास्ट है शायद, कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। वैसे तो 4 ही है, लेकिन एक कहीं बुक्स में दे रखी होती है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ यानी कि कानून की पालना की अवधारणा, कानून के पालन की अवधारणा। देखो, आप बिजनेस करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे एक्ट लगते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे टैक्स के एक्ट लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हो गया, या फिर आपका कंपनीज एक्ट हो गया, या बैंक है तो बैंकिंग एक्ट हो गया। तो अलग अलग बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किसी भी बिजनेस को करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्ट, कानून, अधिनियम अप्लाई होते हैं। तो आपको अकाउंटिंग करते टाइम उन कानून का पालन करना चाहिए। जो भी लॉ आपके बिजनेस पे अप्लाई हो रहा है, उस लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। सो ये हो गए हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पर ही आगे बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, 1 बाय 1 मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी, और इसी के बेस पर फिर आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने हुए हैं। तो इनको अच्छे से समझना, एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, ओके। और कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, इस यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के अंदर, बेसिक लेक्चर के अंदर मैंने ये जरूर बताया होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को हिंदी में पृथक अस्तित्व की अवधारणा बोलते हैं। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, यानी कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग हैं, पृथक हैं, डिफरेंट है। किस पर्पज से? अकाउंटिंग पर्पज से। फॉर द अकाउंटिंग पर्पज बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट।
लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार एंड व्यापारी अलग हैं। इसीलिए जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस के अंदर उस कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि उस ऑनर ने जो पैसा दिया है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो अगर दोनों एक होते तो लायबिलिटी कैसे होती? तो वो हमें ये कॉन्सेप्ट बताता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की। व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, एंटरप्रेन्योर अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो बिजनेस है वो अलग है। जैसे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी एक खुद सेपरेट एंटिटी होती है। तो अकाउंटिंग पर्पज से बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कराते टाइम, जब हम बेसिक लेवल की अकाउंटिंग सीख रहे थे, उस टाइम मैंने आपको ये जरूर बताया होगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिसाइड की गई है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मुद्रा माप अवधारणा, है ना, मुद्रा माप अवधारणा। आपको मैंने पहले ही बताया होगा, बेसिक लेक्चर आपने अगर मेरे देखे हैं तो मैंने क्या बोला था कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करने होते हैं। हमें कौन से ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करनी होती है, यानी कि उनको रिकॉर्ड करना होता है वो ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जिसको पैसों में मापा जा सकता हो, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता हो, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैंने पहले बताया था, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड है? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं ट्रांजैक्शन, उन्हीं व्यवहारों की, उन लेन देनों की अकाउंटिंग करनी है जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता हो, यानी कि जिसके अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, यानी कि जो इकोनॉमिक इवेंट हो। सब चीजों का मतलब यहां से आया। ओके, फिर आता है एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, थर्ड नंबर। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है वो चालू अवधारणा, ऐसा कुछ इसको हिंदी में बोलते हैं, निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसर्न का मतलब है बिजनेस से, गोइंग मतलब हमेशा निरंतर चलने वाला, और कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। यानी कि हम जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, आप मान लेते हैं कल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कोई, है ना, तो क्या मान के स्टार्ट कर रहे हैं कि परसों बंद कर देंगे या एक महीने बाद बंद कर देंगे? नहीं, हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, निरंतर चलेगा। गोइंग कंसर्न, है ना, हमारा ऐसा बिजनेस होगा जो हमेशा चलेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस टाइम ये सोच के किया जाता है कि ये बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, इसको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे बहुत ज़्यादा, इससे बहुत हम प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, तो वो निरंतरता की अवधारणा में बताती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा को बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जो लुकास पैसियोली है उसने ही अकाउंटिंग का डबल अकाउंटिंग सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दिया है। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं। जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो आपको देखा होगा डेबिट और क्रेडिट दोनों करते हैं। तो वो ये बताता है हमें, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी व्यवहार होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसके दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, यानी कि डेटर या क्रेडिटर, या लेन या देन, है ना, लेनदार देनदार, है ना। तो दो पार्टी पे हमेशा इफेक्ट पड़ता है, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो पार्टी प्रभावित होती है। किससे? जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, और वो दो पक्ष जो प्रभावित होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमें बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो इसको बोलते हैं दोहरा या द्विपक्षीय अवधारणा। ठीक है, ओके। जैसे कि हम बिजनेस के अंदर अगर आप कैपिटल लगा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में देखो दो पक्ष प्रभावित होंगे। एक तो बिजनेस के अंदर लायबिलिटी आ गई, अगर कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है हमको। तो बिजनेस के लिए एक तो लायबिलिटी आ गई कि सामने वाले ने पैसा दिया है, 1 लाख रुपए लगाए हैं, क्योंकि बोथ आर सेपरेट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है, इसके साथ साथ कैश भी तो आया है, तो इधर लायबिलिटी कैपिटल आ गई 1 लाख रुपीज, और उधर कैश भी तो आया 1 लाख रुपीज का, तो वो कैश भी हो गया। तो दो पार्टी या दो पक्ष हमेशा प्रभावित होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से। ओके, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको समझना।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वैसे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा, जब हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग करते थे तब वहाँ पर आया था कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही है, इसके अंदर यही पता लगाया जाता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने से नहीं है, किसी भी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट की बात नहीं चल रही है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में चलती है। यहाँ पर बात कर रही है डेटा को रिकॉर्ड करने की, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने की, है ना। जैसे आपने मशीनरी परचेज करी है 1 लाख रुपए में, तो आप बुक्स में कितने में दिखाओगे? 1 लाख रुपए में। क्यों? क्योंकि आपको वो कितने में पड़ी? 1 लाख रुपए में। तो वो कॉस्ट पे कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज जो रिकॉर्ड की जाती है, अधिकतर अगर एसेट के मामले में देखें तो उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कभी भी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, है ना। जैसे मशीनरी परचेज कर ली, मान लेते हैं फ्रिज परचेज करके लेके आए, नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, 20,000 रुपये में आप फ्रीजर लेके आए, ठीक है। अब आप वो परचेज करके लेके आए 20,000 रुपीज़ का, आप जाके बुक्स में 20,000 में दिखाओगे क्योंकि उसकी कॉस्ट 20,000 की है। लेकिन क्या वास्तव में उसको बेचोगे तो अभी 20 मिलेंगे? नहीं, वो एक दिन भी पुराना हो गया तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। उसको हम डेप्रिसिएशन जरूर बोल के लेस करते हैं, बट लेकिन दिखाते तो कॉस्ट पे ही है ना। तो मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं, कॉस्ट पे दिखाते हैं। ओके, ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये यही बोलता है कि आप कॉस्ट के ऊपर चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए, जितने में आपने खरीदा है, जितने में आपकी लागत आई है, उस पर आप चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए। इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे अगर कोई चीज़ आपने परचेज कर ली और उसमें आपका पैसा नहीं लगा, खर्चा नहीं लगा, तो उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे बिजनेस के अंदर गुडविल जो होती है, आगे आप पढ़ेंगे, वो 2 तरह की होती है। थोड़ा बहुत अगर आप अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं तो गुडविल नाम की चीज़ आती है। तो गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब स्व अर्जित ख्याति, परचेज मतलब क्रय ख्याति। तो सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है ना, वो पैसा देके खरीदी नहीं जाती है, वो बिजनेस में जब मेहनत करते हैं, जैसे अपना कॉमर्स वाले गुरुजी अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, तो इसकी गुडविल अपने आप ही हो जाएगी। तो मैंने किसी से कॉमर्स वाले गुरुजी नाम परचेज नहीं किया है, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसके लिए मैंने किसी को भी पैसा नहीं दिया है इस नाम को, इस गुडविल को बनाने में। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको बुक्स में अब नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं लगा, मेहनत लगी है। लेकिन ये मैं अगर किसी की दूसरी को परचेज कर लूँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, छोटे मोटे स्टार्टअप को परचेज कर लेती हैं, उनका नाम ले लेती है, परचेज कर लेती है, तो वो परचेज गुडविल हो गई। यानी कि उस गुडविल को परचेज करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमको कुछ इस तरीके से बताता है कि किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोग इसका है ना थोड़ा सा मतलब भी गलत निकाल देते हैं, आगम अवधारणा बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यानी कि आगम अवधारणा या वसूली की अवधारणा। इसमें ये बोलता है कि जब आप कोई इनकम कमा लो तभी उसको रिकॉर्ड करो, पहले मत करो। अब यहाँ पर कई बार ये होता है, या कुछ लोग इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे कि जब आपको इनकम रिसीव हो जाए तब रिकॉर्ड करो। नहीं, वो कैश बेसिस पे हो जाता है, हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। आगे एक एक्रूअल बेसिस की भी अवधारणा आएगी, उपार्जन अवधारणा उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप कंफ्यूज मत हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है जब आप किसी भी इनकम को अर्न कर लो, रिसीव हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, अर्निंग हो गई तो उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, रिसीव हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, 7th नंबर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर किस चीज़ को मैचिंग करेंगे, इसको हिंदी में मिलान की अवधारणा बोलते हैं, आपको दिख तो रहा होगा, हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब मिलान की अवधारणा। किस मैच करना है, किसको मैच करना है? क्रिकेट मैच खेलना है? नहीं बेटा, मैच करना है क्या, कोई डेटा मैच करना है? मैच करना है यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम को। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप दिखा रहे हो तो उससे रिलेटेड इनकम भी उसी ईयर में कमाई जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने किसी बंदे को सैलरी पे करी तो खर्चा हो गया, तो वो खर्चा हो गया, लेकिन उस बंदे ने काम भी उसी ईयर में आपके लिए किया होना चाहिए। फालतू की तो सैलरी दोगे नहीं आप, समझ आ रहा है?
तो जो खर्चा है और उस खर्चे की बदले में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो दोनों एक ही अकाउंटिंग पीरियड से हो रिलेटेड होना चाहिए। ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मैच करने चाहिए, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद में एक दो और बचते हैं आपके, उसमें एक तो आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में बताया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसको उपार्जन की अवधारणा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा कोई आपको हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। अगर आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कोई भी इनकम आपने अर्न कर ली है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो रिसीव हुई है नहीं हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो जनवरी से दिसंबर चलता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हिसाब से देखें तो फिर अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में जाके खत्म होता है। तो 12 मंथ का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो उस 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड में अगर आपने कोई इनकम अर्न कर ली है, मतलब कमा ली है, तो उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, उससे मतलब नहीं है। इस 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई खर्चा हो गया है, एक्सपेंडिचर हो गया है, तो उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे आपने उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, उससे मतलब नहीं है। यानी कि अकाउंटिंग जो है वो कैश बेसिस पे नहीं होती है, एक्रूअल बेसिस पे होती है। ओके, ठीक, आई होप आपको से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। 9th नंबर आपको शायद दिख रहा होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया तो था अभी। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखो, एक अकाउंटिंग पीरियड किसी भी बिजनेस के लिए 12 मंथ का होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, यानी कि अपना जो हिसाब किताब करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, वो 1 ईयर का निकालते हैं। तो 1 ईयर का अकाउंटिंग पीरियड होता है, लेखांकन अवधि होती है। लेकिन ये 1 ईयर कौन सा? तो यहाँ पर एक तो चलता है फाइनेंशियल ईयर, अधिकतर अकाउंटिंग में वही चलता है, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कंपनीज हो, सब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग करती है और अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके खत्म होता है। अपने इंडिया में यही चलता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी अगर देखूं तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी 1 अप्रैल 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है और ये जाके एंड होगा 31 मार्च 2023 में। तो ये 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड हो गया, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, हिंदी में वित्त वर्ष बोलते हैं। दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। अगर क्वेश्चन आपको बोले तो आपको कैलेंडर ईयर यूज करना है। कैलेंडर ईयर जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है। अगर अभी कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी 2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2022 में ही खत्म हो जाएगा, 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बोलता है आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। सो ये आपके टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए, कितनी अवधारणाएं होगी, लेखांकन अवधारणाएं, तो ये आपके सामने हो गई टोटल जो 9th, ठीक है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कितने बताए थे? 5। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस थे उनकी हेल्प से ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, अवधारणाएं बनी हुई है, और इनकी हेल्प से ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।